इसके लिए मैं आपको 4 कंडीशन बताऊंगा। 4 कंडीशन आप पढ़ लिए तो समझिए कि आप डाइस के बादशाह हो गए, एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। या 2 डाइस दे, 3 डाइस दे, 4 डाइस, जब एक डाइस देगा क्वेश्चन में, जब एक सिर्फ और सिर्फ एक डाइस वाला प्रश्न रहेगा एग्जाम में, तो जो मैंने आपको पढ़ाया है वही लॉजिक करेगा। समझिए मेरे बात, सॉरी समझिए मेरी बात को। मैंने कहा कि जब भी आप एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 डाइस रहेगा, तो जो मैंने अभी तक पढ़ाया वही लॉजिक काम करेगा। लेकिन यदि आपके पेपर में 2 या मोर देन 2 डाइस दिया रहेगा तब वो लॉजिक काम नहीं करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको अलग से कुछ कंडीशंस बता रहे हैं। आपके एग्जाम में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, उस कंडीशन को हमें क्या करना है, समझना है। तो आइए आपके सामने पहला जो कंडीशन है उसको हम लोग लेकर चलते। पहला कंडीशन, जो पहला रूल है हम लोगों का, कहते हैं रूल विथ 4 एजेंट्स नंबर कलर्स। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, स्पेलिंग इधर है ना, यहाँ पे यू होगा, है ना, करेंगे ना, ठीक है। कहते हैं 4 निकटवर्ती अंक क्रम, यानी जो आपका जनरल डाइस है ना, मैंने वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है। मैंने सिखाया था कि जनरल नॉर्मल सॉरी स्टैंडर्ड डाइस ओनली किस पे रहेगा बेटा, ओनली नंबर पे रहेगा। लेकिन ये जनरल डाइस है ना, जनरल डाइस में आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, जनरल डाइस में आपका कलर भी हो सकता है, जनरल डाइस में आपका फिगर भी हो सकता है। यानी जनरल डाइस में कुछ भी होना पॉसिबल है। तो अब उसी के बारे में हमने पढ़ना है। तो पहले पहला रूल है, पहला रूल का मैंने नाम दिया है 4 नियरेस्ट सरफेस। यानी इसमें क्या होगा, 4 निकटवर्ती सतह वाली नियम है। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, अंक पे नंबर पे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन हो सकता है वो क्वेश्चन हो सकता है कलर पे हो सकता है, और जो आपका क्वेश्चन हो सकता है शेप यानी फिगर यानी आकृति यानी आकार पे भी हो सकता है ना। अब समझिए कि ये कंडीशन के बारे में मैं कुछ लाइंस बोल रहा हूं, उसे समझने की आप कोशिश कीजिएगा। एक कंडीशन कब काम करेगा, तो सबसे पहले एक कंडीशन तब होगा जब 2 या मोर देन और मोर देन 2 डाइस रहेंगे, मोर देन 2 डाइस है ना। समझिए ध्यान से मैं बोल रहा हूं, ये कंडीशन तभी हम अप्लाई करेंगे जब 2 या 2 से 2 या 2 से मैक्सिमम पासा रहे। कंडीशन नंबर 1 कब लगेगा बेटा, यानी जब भी आपके एग्जाम में 2 या 2 से मैक्सिमम डाइस दे रहेंगे तो कंडीशन नंबर 1 को अप्लाई करना है। कंडीशन नंबर 1 अप्लाई कैसे होगा, तो ध्यान से समझिए, मैं कुछ बोल रहा हूं उसके माइंड में नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल देके आपको समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। कहता है जब भी आपके पेपर में, जब भी आपके एग्जाम में 2 या 2 से मैक्सिमम पासा दिया रहेगा, 2 या 2 से मैक्सिमम डाइस दिया रहेगा, और दिए गए डाइस में कोई 1 नंबर, समझिए ध्यान से, कोई 1 नंबर या 1 कलर या 1 फिगर कॉमन होगा। एक बार और रिपीट करते हैं, जब भी आपके पेपर में 2 या 2 से मैक्सिमम डाइस दे रहेंगे और वो सारे डाइस में कोई 1 नंबर या कोई 1 कलर या कोई 1 फिगर कॉमन होंगे, और उसी कॉमन का यदि अपोजिट पूछ दिया जाएगा, उसी कॉमन का यदि अपोजिट पूछ दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उस कॉमन वाले नंबर के पास में, कॉमन वाले नंबर के नियरेस्ट में जितने भी नंबर्स आपको दिखाई देंगे, सब नंबर्स को आप बाहर करेंगे। उसके बाद में जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, उस नंबर्स का अपोजिट हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार से समझते हैं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो आपको बेटर समझ में आएगा। आपके एग्जाम में इस प्रकार से 2 या 2 से मैक्सिमम पासा क्या है, गिवन दिया गया है। और जब दिया गया है और इसमें क्या कर दिया है, 1 लिख रहा है, एक में 6 लिख रहा है, फिर यहाँ पे लिखा 3, फिर यहाँ पे लिखा बेटा 1, फिर लिखा यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे लिख दिया 4, फिर यहाँ पे लिख दिया 1, फिर यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे लिख दिया 2, और फिर यहाँ पे लिख दिया 3, है ना।
ये आपके एग्जाम में गिवन डाइस एग्जाम में दिया रहेगा, और दिए गए डाइस में पूछा, आपको बताना है कि दिए गए डाइस में 1 का अपोजिट क्या है। क्या बोला है कि दिए गए डाइस में 1 का अपोजिट क्या हो। कैसे बताएंगे, तभी मैंने बताया कि जब 2 या 2 से मैक्सिमम पासा रहेगा और उसमें कोई 1 नंबर, कोई एक कलर या एक आकृति क्या होगा, कॉमन होगा, और उसी का अपोजिट पूछ दिया जाएगा, तो हम देखते हैं कि ये तीनों डाइस में 1 1 1 क्या है, कॉमन सर है। पोजीशन मैटर नहीं करती, चाहे जहां मर्जी हो 1, हाँ मतलब बेटा, वो जैसे मैटर नहीं करता है, जहां मैटर है वहां लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला ओके। उसमें नहीं है। और ये आपको करना ही नहीं है, आपको दिया रहेगा, आपको पेपर में कुछ लिखना ही नहीं है, जैसे मैं लिख रहा हूँ सब कुछ दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंडीशन को समझिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर कैसे देना है। मैंने कहा कि जब आपके पेपर में इस तरह के कंडीशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, बस मैंने समझाने के लिए इसका नाम दे दिया है 4 नियरेस्ट सरफेस। 4 नियरेस्ट कहने का मतलब ऐसे समझिए बेटा, 4 नियरेस्ट सरफेस क्यों मैं दिया हूं नाम, अभी मैं थोड़ा देर में समझाऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर उसके पहले लॉजिक समझिए। डाइस में टोटल सरफेस ऑफ नंबर कितने होते हैं, डाइस में कुल सरफेस की संख्या कितना होता है, कौन बताएगा। डाइस में कुल सरफेस कितने होते हैं, सर 6 होते हैं अभी सर। बताएं, फिर 6 होता है, 6 होता है। और आपके सामने मैंने लिखा है 4 नियरेस्ट, तो बेटा समझिए कि जब 6 नियरेस्ट होता है और इसमें से एक किसी नंबर का, कोई भी 6 में से एक नंबर का अपोजिट पूछा जाएगा, और मैंने रूल का नाम दे दिया 4 नियरेस्ट, इसका कहने का मतलब जिस नंबर का अपोजिट पूछा जा रहा है उसके आसपास में कितने नंबर्स निकल जाएंगे, उसके आसपास में 4 नंबर नियरेस्ट निकल जाएंगे। जो 4 जो नियरेस्ट वाले कभी अपोजिट नहीं होते हैं, इसके अलावा जो रिमाइंडर बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट। इसीलिए मैंने आपको लिखवाया 4 नियरेस्ट। अब यहाँ से सबसे पहले ध्यान से ना कंडीशन को समझिए। सर मैं समझा नहीं है बेटा अब यहाँ से समझो ना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझो कि समझ में आ जाए, है ना। पहले यहाँ पे समझो, फिर मैं समझाता हूँ। अब इससे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, मैंने कहा कि आपके डाइस में यदि आपके पेपर में यदि 2 या 2 से मैक्सिमम पासा दिए गए हैं, अब देखो ये समझ रहे हो तुम कि 3 डाइस है ना, 3 डाइस नहीं है, एक ही पासा को 3 बार फेंका गया है, डाइस थोड़ी ना 3-4 होते हैं, एक ही पासा होता है ना। अब मान के चलो कि मोहन, सोहन और रोहन 4 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, मोहन, रोहन और सोहन 3 व्यक्ति है। रोहन चला, डाइस को रोहन फेंका तो ये स्थिति प्राप्त हुआ, डाइस को जब सोहन फेंका तो स्थिति प्राप्त हुआ, डाइस को जब रोहन फेंका तो स्थिति प्राप्त हुआ। भाई डाइस तो एक ही है, लेकिन 3 व्यक्ति ने फेंका, तो जरूरी थोड़ा ना कि तीनों का एक ही नंबर, तीनों का अलग अलग नंबर भी आ सकते हैं ना। तो मैंने कहा कि जब तीनों व्यक्ति ने एक ही डाइस को 3 बार फेंका तो 3 कंडीशन तुम्हारे सामने प्राप्त हुआ। ये कंडीशन 1 2 3, इसमें जो कंडीशन आया 1 6 4, इसमें जो कंडीशन आया 2 3 1। तो मैंने कहा बेटा कि हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है ना, हमें एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, तो मैंने क्या कहा कि आपको करना क्या है कि जब भी आपके पेपर में 2 या 2 से मैक्सिमम डाइस रहेंगे और उस मैक्सिमम डाइस में कोई एक नंबर आपको सारे डाइस में कोई एक नंबर आपको कॉमन मिल जाए, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी 2 या 2 से मैक्सिमम डाइस रहेंगे और उसमें कोई एक नंबर कॉमन मिल जाए, सारे डाइस में कोई एक नंबर कॉमन मिल जाए और उसी का अपोजिट पूछ दिया जाए, भाई उसी का जो नंबर कॉमन मिल रहा है ना उसी का अपोजिट पूछ दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके नियरेस्ट वाले सरफेस को बाहर की रास्ता दिखा देंगे। यानी थोड़ा देर पहले मैंने बताया क्यों बाहर की रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि नियरेस्ट वाले सरफेस कभी अपोजिट नहीं हो सकता है। अब मैंने देखो एग्जांपल लिया है, मैंने कहा 1 का अपोजिट पूछा है, तो 1 का अपोजिट पूछा है तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो जिसका अपोजिट पूछा जाता है सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं कि वो कहाँ कहाँ मौजूद है। तो हम देख रहे हैं कि 1 का अपोजिट, तो 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है। यदि तीनों डाइस में 1 कॉमन है तो आपको याद होना चाहिए कि सर ने बताया था कि जब तीनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन हो जाएगा तो उसके पास वाले कभी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। अब जरा बताओ क्या 1 का अपोजिट कभी 6 हो सकता है, यस और नो। मतलब यहाँ पे 5 वैल्यू नहीं दिख रही, इट मींस 5 ही आंसर होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ सीधा सा, मैं वही चीज समझाने की बात कर रहा हूँ लास्ट तो में। इसमें कोई कैलकुलेट तो नहीं करने की जरूरत कि एडजेसेंट साइड का मतलब 7 होए या ना होए। देखो जनरल डाइस पढ़ रहे हो तो इसमें सबसे पहले तुम्हें
ये देख लो। और कोई भी यहाँ पे एक डाइस, यदि सारे के सारे स्टैंडर्ड डाइस होंगे तो फिर जनरल डाइस के लॉजिक नहीं लगेंगे। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ये 2 जनरल डाइस, ये स्टैंडर्ड डाइस है। अगर दिए गए ग्रुप में कोई एक भी जनरल डाइस है तो सभी डाइस को जनरल डाइस में कन्वर्ट कर देगा, सभी को क्या मान के चलेंगे, जनरल डाइस। क्लियर है? अब देखो करना क्या है, अब बेटा ध्यान से समझो कि अब देखो कि क्या 1 के अपोजिट कभी 6 हो सकता है? नहीं। 1 का अपोजिट कभी 3 हो सकता है, तो यहाँ से तुम्हारा 6 बाहर निकल गया, यहाँ से 3, यानी 1 का अपोजिट कभी 6 और 3 नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी 1 का अपोजिट 6 और यहाँ पे पास में दिखाई दे रहा है 4 हो नहीं सकता है। 1 का अपोजिट देखो 3 और 2 हो नहीं सकता है, 3 पहले से निकला हुआ है 2। यानी ये सारे नंबर कभी भी 1 के अपोजिट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे नियरेस्ट हैं। तब देखो तुम्हारे डाइस में 1 2 3 4 5 एंड 6 यही नंबर हो सकता है। 1 का अपोजिट निकालना है, 2 हो नहीं सकता है, 3 हो नहीं सकता है, 4 हो नहीं सकता है, 6 हो नहीं सकता है। तो पूरे ग्रुप में कौन सा नंबर बचा हुआ है? 5, यानी यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है कि ये पूरे ग्रुप में जो नंबर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है वही कॉमन वाले का क्या होगा, अपोजिट होगा। वही कॉमन वाले का क्या होगा, अपोजिट होगा। इस बात को ध्यान से समझिए। क्लियर है? क्या समझ में आया या नहीं आया बताओ? हाँ जी सर, हाँ जी सर समझ गए। ओके चलो, है ना? अब इसे नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन तुम्हें नेक्स्ट दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ opposite। कोई समझाएगा क्या बोले भाई साहब मेरे को? सर इसके कहने का मतलब है, सर उसके कहने का मतलब है जो पास वाले हैं वो कभी भी इसके ऑपोजिट नहीं कभी होंगे। नहीं, कभी नहीं बेटा। जो पास वाले नंबर्स होंगे ना वो कभी भी अपोजिट नहीं, याद रखना। अगर किसी नंबर का अपोजिट पूछा जा रहा है तो उसके पास वाले कभी अपोजिट कभी भी किसी भी कंडीशंस में। बेटा एक बार लॉजिक जरा समझो, प्रैक्टिकली समझो ना। इमेजिन करो कि ये आप डाइस, आप घर पे डाइस लूडो खेल रहे हो, तो यदि ये 1 का अपोजिट पूछ रहा है मतलब इसके पीछे वाले नंबर को पूछ रहा है, तो ये जब सामने दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे में क्या है, तीनों में दोनों में से कोई एक नंबर जा सकता है? नहीं जा सकते। पूरे प्रैक्टिकली इमेजिन करके समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि क्या बेटा? सर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लीजिए अभी तो जैसे 5 लेफ्ट बचा है तो इसलिए हमने 5 इसका आंसर दिया है ना, क्योंकि वो दूसरे सब तो है ही है। तो मान लीजिए अगर दो डिजिट हो, मान लो 4 और 5 हो, तो क्या 4 और 5 आंसर आ जाएगा, मतलब जो इसके जो नेबर्स नहीं है? बेटा जो रिमाइंडर्स बचेंगे ना वो बस उसका अपोजिट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है कॉमन निकालने के बाद, है ना? बाकी मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी इसका 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन के बाद में कोई आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। पहले इसी में देखिए ना, इसी में मैटर फंसने वाला है, आगे चलकर देखिए ना कैसे फंसता है। अभी तो आपने फटाफट आंसर दे दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1 to 6 नंबर होते हैं। और यदि मैं इस पे लेटर लिख दूं, यदि मैं इस पे कलर लिख दूं, यदि मैं इस पे फिगर बना दूं, फिर क्या करेंगे? फिर तो आपको तो ये पता थोड़ा ना है कि यही 6 फिगर होता है, यही 6 आकृति होता है, यही 6 कलर होता है, ये तो आपको पता ही नहीं। नंबर था तब ना आपने फटाफट आंसर निकाल दिया। थोड़ा सा वेट करो, सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कराऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करो। पहले क्वेश्चन और देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, देखते हैं कौन बच्चे बना पाते हैं। 5 2 3 कमेंट कीजिएगा मुझे। 3 5 1 3 2 4। क्वेश्चन में बोला 3, कमेंट कीजिए 3 का अपोजिट क्या? 3 का अपोजिट क्या? पर सर ये वाला रूल हमेशा ऑपोजिट वाले में जाएगा ना? हाँ। और अगर एडजेसेंट पूछ ले सपोज, निकट नियरेस्ट पूछ ले तो नियरेस्ट, हाँ जी, ऐसे पूछ ले जैसे इसमें पूछ ले। ये देखो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। अब इसमें, अब इस तरह के क्वेश्चंस में कभी भी 3 डाइस दिया रहेगा तो नियरेस्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि फिर 3 का नियरेस्ट तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे ना। 2 भी होगा, 4 भी होगा, 1 भी होगा, 5 भी होगा। हाँ यदि क्वेश्चन में इस प्रकार का डाइस बना रहे, इस प्रकार का डाइस बना रहे 6 1 एंड 3, और पूछ ले बताओ 3 का नियरेस्ट क्या होगा, 3 का नियरेस्ट क्या होगा? 3 का नियरेस्ट आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, 6 और
1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो दिखाई दे रहा है उसी पे फोकस करना है, जो नहीं दिखाई दे रहा है उस पे फोकस नहीं करना। आंसर आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों का, सर 6, वेरी गुड राइट आंसर 6 होता है। वेरी गुड, चलो, है ना। अब इसे मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंज करता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं, समझिएगा, नंबर के जगह पे मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूं। यहाँ पे देखिए, नंबर के जगह पे मैं फिगर आपकी क्वेश्चंस में दे रहा हूं। अब देखते हैं कि आप लोग कैसे आंसर देते हैं। अब क्या करेंगे आप, जितने भी बेटा एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं सब करा देता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस एक बार जहां नहीं समझ में वहां मेरे से पूछिए। जैसे ये आपको मैंने बनाया हैच, ये हैच है, ये हो गया आपका डॉलर, ये हो गया आपका डॉलर, ये हो गया आपका @ अरे यार बन जा, @ यहाँ पे मैं ले लिया डॉलर, फिर मैंने ले लिया, ये देखो इसको बोलते हैं बेटा कॉपीराइट, सी को लिखकर इस प्रकार से घेरने को बोलते हैं कॉपीराइट। और ये हो गया आपका, यहाँ पे मैंने ले लिया हैच, फिर मैंने ले लिया, यहाँ पर आपका ले लिया मैंने डॉलर, यहाँ पे मैंने आपका ले लिया डॉलर, ये हो गया डॉलर, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया आपको, यहाँ पे ले लिया मैंने स्टार, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया आपको @ और मैंने आपसे पूछ दिया बताओ डॉलर का आप लिखते हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? सर सेकंड वाले सर, जो डायग्राम बच में ऊपर क्या जाएगा। लिखा है? सर बेटा जो सेकेंड वाले डाइस में ऊपर में लिखा है, मैंने इसको देखो इस प्रकार से मैंने लिखा है, सी ऐसे मैंने पहले लिखा है, फिर इसको ऐसे घेर दिया, जिसको बोलते हैं कॉपीराइट, सी लिखकर ऐसे घेर देना कॉपीराइट। सर सब नियर वाले जो है ना, सबको नोटिस करके तो इसमें ऑप्शंस में देखेंगे। हाँ वेरी गुड सर यही मेरे ऑप्शन को, तो दीजिए। वेरी गुड बेटा, है ना। सबसे पहले इसमें से जो नियरेस्ट है, यानी इसमें कितने सरफेस दिखाई दे रहे हैं, 5 ही सरफेस दिखाई दे रहा है ना। जैसे हम कहेंगे डॉलर के पास में क्या है, तो हैच है, ये हमारा होगा नहीं, @ है, ये हमारा होगा नहीं, यहाँ पर देखते हैं कॉपीराइट है, ये हमारा होगा नहीं, फिर यहाँ पे स्टार है, ये हमारा कभी होगा नहीं। यानी 1 2 3 4 5 ही सरफेस है, छठवां सरफेस कहाँ है भाई। तब इस तरह के जब क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप सहायता ले लेंगे किसका, ऑप्शन का, A B C and D। आपके सामने पहला ऑप्शन मैंने दे दिया हैच, दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपको स्टार, तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया यहाँ पर कॉपीराइट, और मैंने आपको चौथा ऑप्शन दे दिया क्रॉस का। क्रॉस। तो आंसर क्या चला जाएगा, क्रॉस, क्योंकि पूरे क्रॉस। ग्रुप में क्या नहीं दिखाई दे रहा है, क्रॉस नहीं दिखा। रेड क्रॉस। क्लियर है ना। तो आपको अब इसी नंबर की यहीं पर जो आपका फिगर दिया हुआ है, ये सिंबल के जगह पे क्या हो सकता है, कलर हो सकता है और लेटर दिया हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ये बात आपको इतना समझ में आ गया। यस जी। सर। जी हाँ जी सर, सर। आगे चलो। वेरी गुड, अगला कंडीशन कौन बोल रहा है जी, लड़की जैसा, हाँ मारेंगे ना, सर आगे चले। बदमाशी करते रहता है नहीं। पंजाब में ज्यादा बदमाशी करते हैं लड़के। हाँ सर जी, पंजाबी हाँ होते जी। हैं। ये जो कार्ड्स वाला होता है हाँ वो कैसे होता है, वो भी कल करवा देना। सब करवा देंगे। कौन सा बेटा, कार्ड्स वाला सब जी। करवा देंगे कल। टिक्का जोकर जादू से बेगी किंग। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट रूल पहले पढ़ो। कहता है कि रूल विथ 2 कॉमन नंबर्स कलर्स एंड, आपके सामने दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है डाइस में
अब देखो ये ठीक इसी प्रकार से होंगे, बस इसका थोड़ा सा इसमें करना क्या है ना, थोड़ा सा समझना है कि जब भी आपके पेपर में 2 या 2 से मैक्सिमम डाइस दिए रहेंगे, और इसका इसका क्या लॉजिक होगा समझिए जरा ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको जब क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, जब आपको एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले लॉजिक समझिए। जब भी आपको 2 या 2 से मैक्सिमम डाइस दिए रहेंगे, और यदि वो दोनों डाइस में कोई 2 नंबर या 2 कलर या 2 फिगर कॉमन मिल गया, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान समझिएगा। जब भी मैंने कहा कि आपको 2 या 2 से मैक्सिमम डाइस दिए रहेंगे और उसमें 2 नंबर या 2 कलर या 2 फिगर यदि आपको कॉमन मिल जाएगा, तो दोनों को क्या कर देना है, बाहर कर देना है। उसके बाद दोनों डाइस में जो रिमाइंडर बच जाएगा ना, तो आपको वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आपके सामने, जैसे मैंने यहां पे लिखा 3 4 6, फिर मैंने लिखा 4 3 और मैंने लिखा 5, और मैंने आपसे पूछा बताओ दिए गए डाइस में 6 का विपरीत क्या हो। अब इसको कैसे दोगे? मैंने पूछा है 6 का अपोजिट, तो आपको कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं मैं वो समझा रहा हूं। कंडीशन यदि आपको सारे समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं कौन बच्चे इसका आंसर देते हैं। सर 5 5 5। रमन रमन जरा लाइन पे आइए तो। रमन, क्या आवाज मेरा सुन पा रहे हैं आप? यस सर। बेटा आपने 5 कैसे आंसर दिया इस क्वेश्चन का? सर आपने बोला ना कि 2 कॉमन नंबर जो कलर जो सब सेम होंगे तो वो उनको बाहर कर देना है, तो 3 और 4 तो नहीं होंगे ना सर? हाँ, अब देखिए दोनों डाइस में हमने देखा, जब दोनों डाइस का हम लोगों ने कंपैरिजन किया तो हमें मिला कि दोनों डाइस में कंडीशन है कि जब 2 कॉमन हो जाए, तो देख रहे हैं कि हम दोनों डाइस में, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों डाइस में 3 4 और 3 4 दोनों डाइस में क्या है, कॉमन है। तो दोनों को मैंने क्या किया कि दोनों को बाहर कर लेना है, और जो रिमाइंडर बच गया दोनों डाइस में वही एक दूसरे का क्या हो जाएंगे, अपोजिट मान लिए जाते हैं। तो 6 का अपोजिट फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, है ना। जब भी ऐसा कंडीशन होगा आपको क्या करना है, इसी प्रकार से लॉजिक एग्जाम में लगाना है। हमें सारा डिपेंड कंडीशन काम करता है अपोजिट किसका पूछ रहा है। अपोजिट यदि आपको जिस नंबर का पूछ रहा है उस नंबर को पकड़ के चलेंगे तो आपको क्वेश्चंस का आंसर देना बिल्कुल इजी हो जाएगा। सर एक बार सर ये वाला रूल दोबारा समझाओ। ये आया नहीं समझ सर। जैसे सर 2 कॉमन था आगे, ਉਹਦੇ बाद अगे समझा दो। जैसे अभी मैंने दिया था 4 3 6, फिर मैंने दिया था 3 4 एंड 5, और मैंने पूछा था 6 का अपोजिट क्या होगा। जी सर, है ना बेटा। तो अब हमें देखना है कि 6 का अपोजिट इस क्वेश्चन में हम कैसे निकाल पाए। तो मैंने आपको समझाया एक कंडीशन का नाम दिया 2 कॉमन नंबर्स, यानी जब भी आपको 2 या 2 से मैक्सिमम पासा दिए रहेंगे और जब वो दोनों पासे में कोई 2 नंबर यदि कॉमन मिल जाए, कोई 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर या कोई भी 2 कलर हो या कोई भी 2 फिगर हो, यदि वो कॉमन मिल जाते हैं, उसके बाद में कॉमन के बाद में जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बच जाता है, वही हमने कहा एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। हमने कहा कि ये दोनों डाइस ओके जब हाँ कंपैरिजन करते हैं तो 3 4 दोनों में कॉमन मिल गया, इसको छोड़ देना है, हमारे पास रिमाइंडर बच गया 5 एंड 6, इसका अपोजिट क्या चला जाएगा, 6 का पूछे हैं तो 5 रिमाइंडर बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर सर। चलो एक क्वेश्चन और, बस इसी पे एक क्वेश्चन और अभी दे रहे हैं बेटा, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A B एंड C, फिर मैंने यहाँ पे लिखा BC, D, फिर मैंने लिखा C, मैंने लिखा C, और फिर मैंने लिखा P, और मैंने पूछा
बताओ डी का अपोजिट क्या? कमेंट करो फटाफट, डी का अपोजिट क्या ए सर। है ना? वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा बेटा? ए, क्योंकि इसमें वेरी गुड क्योंकि इसमें ए। बीसी और बीसी दोनों में क्या है? बीसी और बीसी दोनों में क्या है? कॉमन है। तो कॉमन वाले को बाहर कर लेते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ए और डी रिमाइंडर बचा हुआ है, तो रिमाइंडर जो बच गया वही हमारा आंसर हो गया। तो डी का पूछे हैं तो रिमाइंडर बचा हुआ है उधर ए, तो ए डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सर सर जे तिन्ने इतना कॉमन हो जाएंगे? क्या बेटा? सर मैंने पूछा ए बी सी और ए बी सी दोनों में तो नहीं आ जाएगा? तीनों कॉमन तो नहीं हो जाएंगे? नहीं बेटा, ऐसे कभी तीनों कॉमन हो जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर ही हम नहीं दे पाएंगे, फिर अपोजिट निकालेंगे कैसे? ऐसे कुछ भी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ना, कुछ तो ऐसा क्लू छोड़ेगा ना जिसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपोजिट निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। यदि कुछ क्लू ही नहीं छोड़ेगा तो हम अपोजिट निकालेंगे कैसे? हाँ, ये हो सकता है, एक कंडीशन हो सकता है कि जब तीनों सब दोनों डाइस में कोई कॉमन ना मिले तब क्या करेंगे, तो उसके लिए रूल है। लेकिन सारे कॉमन नंबर कभी हो ही नहीं सकते हैं भाई। मैंने कहा बेटा कि जब दो कंडीशंस होंगे तो कॉमन कभी नहीं होगा, क्योंकि एक ही डाइस को दो बार फेंका जा रहा है, और जब ऐसा कंडीशन होता है तो कभी हम अपोजिट नहीं निकाल पाएंगे, है ना? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लेके चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 में क्या कंडीशन बनेगा उसको समझ लीजिए। रूल नंबर 3 का कंडीशन है, कहता है कि रूल हैविंग सेम नंबर्स ऑफ कलर एंड ऑन सेम सरफेस, है ना? कहता है कि यदि आपके डाइस में दो या दो से अधिक डाइस दिया रहे, और यदि उस डाइस में आपको एक ही जैसे सरफेस पर एक ही जैसा कोई एक अंक की मैं बात कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि जब आपके पेपर में 2 या 2 से मैक्सिमम पासा दिए रहेंगे और उस डाइस में एक ही जैसे सरफेस पर एक ही जैसा कोई एक नंबर मौजूद हो, तो उसको थोड़ा देर के लिए हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है सेम सरफेस पर एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फटाफट आप समझ जाओगे, मैंने दिया 6 1 3, फिर मैंने दिया 4 1 5, और मैंने पूछा क्वेश्चन नंबर 1 में 6 का अपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने पूछा 4 का अपोजिट क्या होगा। तो मैंने क्या कहा कि एक ही जैसे सरफेस पर यदि एक ही जैसा नंबर्स दिए रहेंगे, समझिए ध्यान से, एक ही जैसे सरफेस पर यदि एक ही जैसा नंबर, कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक ही जैसे सरफेस पे कोई एक ही जैसा नंबर मौजूद हो, तो मैंने क्या, थोड़ा देर के लिए इसे छोड़कर जो रिमाइंडर बचे हुए हैं सेम सरफेस पर एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। तो 6 जैसा किसका सरफेस है, 4 का, और 3 जैसा किसका सरफेस है, 5 का, तो 6 का अपोजिट हो जाएगा 4, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, है ना? तो इस तरह के यदि कंडीशन मिलते हैं कि आपके दिए गए डाइस में सेम सरफेस पर सेम नंबर मौजूद होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़कर सर 4 का 6 होगा। हाँ बेटा, तो वही तो लिखे हैं, 4 का 6 ही तो लिखे हैं। देखो ना, 6 का अपोजिट मैंने पूछा है तो 6 का अपोजिट 4, नीचे और थले 4 का थले 3 ये देखो 3 है, देखो तो 3 ही तो है। जी सर, हाँ जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी, सही है। और जादूगर यू है। आर क्लेवर मैन सर। है ना? तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फटाफट आंसर देते हैं। क्लियर है बेटा? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आप। यहां पे मैंने दे दिया रेड, यहां पर दिया मैंने ब्लैक, रेड हो गया, और यहां पे मैंने आपको दे दिया ब्लैक, यहां पे आपका हो गया येलो, फिर मैंने यहां पे लिखा येलो, फिर में लिखा मैंने ऑरेंज, फिर मैंने लिख दिया पिंक। और मैंने आपसे पूछा
कमेंट करना, बोलना मत। रेड का अपोजिट क्या होगा? रेड का अपोजिट क्या होगा? फिर मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ ब्लैक का अपोजिट क्या होगा। बनाने के बाद फटाफट क्वेश्चन को सर ऑपरेशन। कमेंट कीजिए। सर ब्लैक का पिंक और रेड का ऑरेंज, ब्लैक का पिंक, रेड का ऑरेंज। धन्यवाद मेरे बच्चों। ROBP। वेरी गुड। ROBP नहीं है, मैंने कलर दे दिया है, आप कलर लिख लेना, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि येलो येलो क्या है बेटा, सेम सरफेस पे। येलो येलो क्या है, सेम सरफेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए बाहर हो जाएगा, और जो रिमाइंडर बचा हुआ है सेम सरफेस पे एक दूसरे का अपोजिट लगा लेंगे। तो रेड जैसा किसका सरफेस है, ऑरेंज का, तो रेड का अपोजिट ऑरेंज, और ब्लैक जैसा किसका सरफेस है, पिंक का, तो ब्लैक का अपोजिट क्या हो जाएगा, पिंक। ये सर हम लोग वो सभी क्वेश्चन में ऑपोजिट ही पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन में एडजेक्टिव नहीं पूछ सकता। नहीं बेटा, ये जनरल डाइस में कभी भी एजेंट्स नहीं पूछता है, जनरली मैक्सिमम 99% ओके सर, ओके। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, क्लियर सर। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। इसके सर बाद मत एक करो, अगली तो है ही नहीं, खत्म करो सर जाएगी है, टॉपिक। करंट अफेयर जाएगी है। मैं नहीं करना। नहीं, कैंसल हो गई। सर करा दो कंटिन्यू सर। छोड़ने का कल होगी रूल बात। मैं तो मैसेज तब पहले भेज दूं ये काम करो, 10 बजे। पूरे रूल को कंप्लीट कर दो। एक रूल बचा हुआ है, कहता है कि हम लोग कल प्रैक्टिस करें, है ना। रूल ठीक है कंप्लीट कर लेते हैं, एक रूल और बचा हुआ उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और जो प्रैक्टिस करना होगा आप देखेंगे, हम आपके सामने एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन लेके आएंगे कि जब एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो उसे हमें कैसे लॉजिक लगाना है और सॉल्व कैसे करना है ना। कल का हम लोग का क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस सेशन, डाइस से पूरा प्रैक्टिस करेंगे। इस रूल को घर पे जाके पढ़िएगा। तो सर लास्ट कार्ड्स भी करवा सर देना इसकी कल, रिकॉर्डिंग पहले चाहिए प्रैक्टिस वीडियो। करा के फिर कार्ड्स। ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा, सर इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, आपकी वो मेमोरी तो नहीं फुल है? मेरे बेटा लैपटॉप में मेमोरी फुल नहीं होता है, बहुत खाली। फिर सर रिकॉर्डिंग तो मिलेगी नहीं। मेमोरी देनी क्लाउड दे। सर ये लैपटॉप पे नहीं आपने सर, खुद क्लाउड पे तो नहीं स्लाइड्स फुल। बनाई हुई है ना? क्लाउड पे सर, क्लाउड पे। क्या बेटा, ये स्लाइड बना हुआ है ऑलरेडी। स्लाइड्स आपने बनाई है ना सर ये? हाँ बेटा। सर आप बहुत मेहनती हो वैसे, मैंने वेरी देखा है। वेरी प्रीटी सर। सही गल है सर, बहुत मेहनती सर। अब इतना पॉलिश मत लगाओ, ठीक है। चलो अरे पढ़ाई सच करो। बोल रहे हैं सर, मजाक नहीं है, बाई गॉड सर। एक्चुअली बेटा पॉइंट एक सर। मिनट, अब सुनो मेरी बातों को। उतना खिलाओ जितना खाओ जाए सर से। एक्चुअली देखो होता क्या है ना कि कोई भी काम जब तक मेहनत से नहीं किया जाए ना तब वो सक्सेस नहीं होता है। तो जब भी आपकी Yes, क्लास sir. होती है ना, मैं 2-4 दिन में इधर डिस्टर्बेंस इसलिए चल रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब धीरे धीरे ऑफलाइन क्लासेस इधर भी दिल्ली वगैरह यूपी वगैरह में खुलने लगा है। तो सर मैंने जब से क्लासेस लगाई, हाँ सर जब से क्लासेस लगा रहे ना, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई मेरे को आज भी करवा ले क्वेश्चन। हाँ गॉड ब्लेस यू सर, आपके सभी क्या स्टूडेंट गल बात है मुड़िया, तू सिरा ला। है ना। अब देखो नेक्स्ट एंड लास्ट समझ लेंगे, फिर हम लोग 2-4-5 मिनट बात कर लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, रूल्स को क्लियर कर। अब देखिए आपके सामने एक रूल्स है, यूनिक रूल है। ये डाइस का जो लास्ट रूल है ना, ये यूनिक रूल है। यदि सारे रूल्स फेल हो जाएंगे तो इस रूल से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए क्या बोलते हैं, लास्ट दाव। यदि हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है ना तो इसको लगा देंगे ना फटाफट, कोई भी डाइस का क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो सबसे लास्ट रूल मैंने रखा है ना, यूनिक रूल है, यूनिवर्सल रूल इसको बोलते हैं। ये आप फटाफट क्वेश्चंस बनेगा, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है, देखो, साइकिल रोटेशन और कुरामिन रूल्स, यानी इसे चक्रीय घूर्णन और कुरामिन रूल्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे चक्रीय घूर्णन का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि चक्रीय यानी साइकिल की तरह रोटेट करेगा, मतलब इस प्रकार से गोल गोले क्या करते रहेगा, इस प्रकार से चक्कर में घूमते रहेगा, इस प्रकार से। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, चक्रीय घूर्णन। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आपको मिला है, कुरामिन रूल्स भी मैंने दिया है। अब यदि किसी राइटर का बुक खोलोगे तो किसी राइटर ने साइकिल रोटेशन दिया यानी चक्रीय घूर्णन, किसी बुक राइटर ने लिखा है कुरामिन रूल्स। तो यदि आप साइकिल रोटेशन ऑफ साइकिल पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमें गोल गोल चक्कर में घुमाना है। लेकिन किसी बुक में यदि कुरामिन दे दिया तो कुरामिन आप नहीं समझ पाओगे। यदि जैसे मैंने किसी बच्चे से पूछा, बेटा कि कुरामिन है क्या, व्हाट इज कुरामिन, कुरामिन रूल्स क्या है, कुरामिन किसे कहते हैं, कुरामिन है क्या, कुरामिन एक किस सेंस में यूज किया जाता है, क्या वर्ड कुरामिन का।
कोई बता पाएगा कुरामीन है क्या? एक बार समझिए, ये कुरामीन एक प्रकार का, इसे हम जोड़ते हैं साइंस से, है ना, मेडिकल साइंस। कुरामीन एक प्रकार का इंजेक्शन और हैवी इंजेक्शन सुई है, और ये जनरली मानव प्रजाति में ही प्रयोग किया जाता है, जानवर में कभी नहीं प्रयोग किया जाता। अब इस रूल को मैंने कुरामीन नाम क्यों, है ना, कुरामीन का मतलब यहाँ पे जो राइटर लिख रहा है कुरामीन का तात्पर्य क्या है, कुरामीन का मतलब क्या है, तो कुरामीन ने कुरामीन नाम क्यों दिया, इसके पहले आप समझिए, कहानी समझिए, फिर ये सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कुरामीन एक प्रकार का ऐसा इंजेक्शन है, हम लोगों को जनरली बच्चों को पता इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये आमतौर पर किसी को भी कुरामीन का इंजेक्शन नहीं दिया जाता। कुरामीन का इंजेक्शन एक्चुअली यदि आप हॉस्पिटल में भर्ती और मौत और जिंदगी के बीच में आप लड़ाई कर रहे हो, यानी आपका सांस निकलने वाला ही है, आप ऊपर से उड़ामपुर पहुंचने वाले ही हैं, तब आपसे डॉक्टर पूछता है क्या इनको कुरामीन का इंजेक्शन दिया जाए। मतलब इस सुई का प्रयोग एकदम आदमी के क्रिटिकल कंडीशन में, लास्ट कंडीशन में प्रयोग किया जाता है ना। एक आपने मूवी देखा होगा, शायद आपको याद होगा, पता नहीं आपने देखा होगा नहीं, आप ही के एरिया के सनी देओल और बॉबी देओल, उनकी एक मूवी है दिल लगी, देखे हो तुम लोग? नहीं सर। यस यस नो सर, नो सर। अगर नहीं, अगर देखे होगा तो मैं एक कहानी में समझाता हूँ, उस कहानी को समझ। उस मूवी के लास्ट सीन में जाओगे तो सनी देओल का बहुत गंदा एक्सीडेंट हो जाता है, वो बहुत बेचारा, मतलब ऐसा एक्सीडेंट होता है कि हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर उसको देखते ही बोलता है कि भाई इसको कुरामीन का, आज अगर नहीं देखो तो मूवी का लास्ट सीन भगा कर देखना, उसमें डॉक्टर यही बोलता है कि इसको डायरेक्ट कुरामीन का इंजेक्शन लगाओ। यानी कहने का मतलब उसका ये है कि उसमें और कोई इंजेक्शन काम नहीं कर सकता है, जब भी काम करेगा कुरामीन का इंजेक्शन ही काम करेगा। अब बोलोगे सर कि कुरामीन का इंजेक्शन तो डॉक्टर से थे, हमारे रूल्स में क्या इसका प्रयोग होने वाला है, तो राइटर इस सेंस में इसको प्रयोग किया है, कहता है कि जब कोई कंडीशन से क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो कौन से कंडीशन लगा देंगे, कुरामीन का कंडीशन। यानी किसी भी सुई से आदमी का जीने का अगर पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है तो हम कुरामीन का इंजेक्शन यदि उस व्यक्ति में लगा दें तो उसका जीने का पॉसिबिलिटी, बचने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा पहले की तुलना में, है ना। इस सेंस में राइटर ने क्या किया, कुरामीन शब्द का यूज किया कि किसी भी कंडीशन से यदि आपका प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे, कुरामीन का इंजेक्शन, सॉरी कुरामीन का रूल्स को देंगे और आपका प्रश्न इजिली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? इस सेंस में उसने क्या किया, राइटर ने कुरामीन रूल्स का, कुरामीन वर्ड का प्रयोग किया कि भाई कोई कंडीशन से प्रश्न नहीं बनेगा तब इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात ये भी बचना है कि यदि आपको हल्का फुल्का फीवर है तो आप उस केस में कुरामीन का इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बॉडी आपका उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा भाई। यानी इसको ऑलवेज, हमेशा लास्ट कंडीशन में देना है, यानी आपका बॉडी में कोई हरकत नहीं है, कहीं पर हिल डुल नहीं रहे हैं, तब आप कुरामीन के इंजेक्शन को क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो यही रूल्स यहाँ पर यही कहता है, रूल भी कहता है कि इस रूल का प्रयोग तभी करेंगे जब सारे रूल्स क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। किसी भी रूल से यदि हमारा प्रश्न नहीं बन रहा है देन तब जाके हम कुरामीन के रूल्स का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग कैसे करना है भाई, इंजेक्शन देना है तो ऐसे थोड़ा ना कि आप जहां मन तहां इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन भी देने का तरीका होता है ना, या तो इंजेक्शन मांस में, क्या बोलते हैं, नस में लगाते हैं, या तो कहीं पर बाह वगैरह जहां पर भी सॉफ्ट जगह होता है वहां पे इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो कुरामीन का रूल है क्या, उसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना बेटा। तो समझिए ध्यान से कुरामीन का रूल्स पता है। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखना है, कुरामीन रूल्स तभी प्रयोग करेंगे जब हमारा कोई भी रूल्स काम नहीं कर रहा है। क्लियर? दूसरा कंडीशन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कुरामीन का रूल तभी प्रयोग करना है जब 2 या 2 से मैक्सिमम पासा दिया रहे, जब 2 या 2 से मैक्सिमम पासा दिया रहे और दोनों पासा में कोई एक नंबर कॉमन हो, कोई एक नंबर कॉमन हो। मैंने क्या कहा कि इसका प्रयोग कब करना है, तो दिए गए पासे में कोई एक नंबर कॉमन हो लेकिन सेम सरफेस पर नहीं हो। सुनिए बात ध्यान से, ये बात सुनने वाली है। कुरामीन का प्रयोग कब करना है, जब सारे रूल्स फेल हो जाए, पॉइंट नंबर 1, तब प्रयोग करना है। दूसरा कंडीशन, प्रयोग कैसे करना है,
तो कहता है जब कोई भी दोनों डाइस में कोई एक नंबर क्या हो, कॉमन हो। दोनों डाइस में क्या हो बेटा, कोई एक नंबर कॉमन हो, लेकिन सेम सरफेस पर नहीं हो, तब कुरामीन के नियम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग कैसे करते हैं उसको सुनिए। तो कहता है कि प्रयोग ऐसे करते हैं कि जो नंबर कॉमन होता है, ये डाइस 1 ये डाइस 2, जो नंबर कॉमन होता है वहां से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सजा देते हैं। तो कॉमन नंबर को छोड़कर जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा एक दूसरे का आंसर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा जो नंबर कॉमन होता है, दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 1 1 दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार से जैसे मैं बता रहा हूँ, कॉमन के नीचे कॉमन को लिखना है। सबसे पहले डाइस नंबर 1 से चलना है। डाइस नंबर 1 में यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा नंबर मिलेगा, तो 3 मिलेगा। उसके बाद में कौन सा नंबर मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक उसके सामने लिखेंगे। फिर डाइस नंबर 2 में चलते हैं, कॉमन को कॉमन के नीचे। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज चले हैं तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चलना है। यदि 1 से क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं तो सबसे पहले 5 मिलेगा, फिर आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो मैंने कहा कॉमन को छोड़कर शेष जितने भी नंबर एक दूसरे के आमने सामने हैं, इन नंबर्स को अपोजिट मान लेते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 का अपोजिट 5 होगा और 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है ना। तो मैंने क्या कहा कि कुरामीन का नियम का प्रयोग तब करेंगे जब कोई एक नंबर कॉमन होगा, सेम सरफेस पे नहीं होगा, तब कुरामीन का नियम का प्रयोग करना है। प्रयोग कैसे करना है भाई, तो जो नंबर कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अरेंज करेंगे। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे आपके सामने मैंने लिखा है। यदि अच्छा किसी को क्लॉकवाइज के भी घुमा ले जावे 5 और 6 ता एडजेसेंट साइड्स ते ने। हाँ बेटा एकदम मतलब वो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं क्लॉकवाइज दिशा में। जैसे आपकी घड़ी इसी प्रकार से घूमती है ना, यदि यहाँ से लेके चलेंगे तो घड़ी का एक और करा दो सर क्वेश्चन, फिर क्लियर हो जाए। हाँ पहले आप इसको नोट करो, फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं। इसको नोट क्या करना है, लो ना क्वेश्चन ही आपके सामने मैं दे देता हूँ। सर इन्हें ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं जी। हाँ बेटा ब्रह्मास्त्र एकदम आराम से कर सकते हो कि ये क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये सबसे लास्ट रूल था, इसके बाद डाइस में कोई रूल नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। चलो सर इससे उम्मीद की किरण आ जाएगी ना। हाँ उम्मीद की किरण आ जाएगी, बिल्कुल। ये किरण कौन है, चलो देखो। तू है मेरी किरण वाली। ठीक है, देखो किरण को नहीं बुलाना, उम्मीद की किरण को जगाना है ना। देखो यहाँ पर 2 5 एंड 6 यहाँ पर मैंने ले लिया। यहाँ पे मैंने 5 3 4 मैंने आपको क्वेश्चन में दिया। बताना है बेटा कि 2 का 5 का अपोजिट 3 क्या 6 होगा। का 4। आंसर नहीं, 5 का 3 ऐसे ही कुछ नहीं हो जाएगा, चुपचाप रहो पहले। उसके बाद मैंने बताया 2 का अपोजिट क्या होगा। उसके बाद मैंने कहा बताओ 6 का अपोजिट क्या होगा। अब देखते हैं कौन बनाता है। यदि जो बच्चे इसको समझ पाए होंगे उसका आंसर देंगे, जो नहीं समझ 6 पाए का होंगे 3 2 का 4। आंसर नहीं। चलो कमेंट करो। 6 1 का तो मैंने पूछा ही नहीं सर। 6 का रॉबिन का आंसर आया, 6 का 3 2 का 4 6 3 2 4। 2 का 4 3 का 6 सर। Yes, 6 का 3 वेरी वेरी है ना। इसी प्रकार से हमें क्या करना है। अब जरा एक चीज एनालिसिस करो तो बेटा कि यदि हम यहाँ से एक चीज मिटा देते हैं, जैसे मैंने कहा एनालिसिस करो, तो यहाँ से मैंने कहा कि इसको मिटा देते हैं। 2 का अपोजिट निकालने के लिए इससे पहले जितने भी रूल्स पढ़े हैं, इससे पहले इसको थोड़ा देर के लिए हम भूल जाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको हम छुपा लेते हैं। तो 2 का अपोजिट निकालने के लिए इससे पहले जितने भी रूल्स पढ़े हैं, कि उस रूल से किसी भी एक रूल से हम 2 का अपोजिट निकाल पाएंगे। एक बार जरा सोच के देखो, तो एक बार जरा फ्लैशबैक में जाकर देखो तो क्या 2 का अपोजिट किसी और रूल के अकॉर्डिंग हम निकाल पाएंगे, करके देख लो। हाँ सर।
किससे निकालोगे इसके अलावा? सर नेबर्स को नोट करेंगे। नेबर्स को नोट करोगे तो 2 का करेंगे ना अपोजिट सर, निकल जाएगा। नेबर्स को नोट करने के तो 5 का अपोजिट निकलेगा, 2 का अपोजिट नहीं निकलेगा बेटा नेबर्स को नोट करोगे। सर जो इसमें नंबर नहीं दिया उसका आंसर लगा देंगे। हाँ, जो नंबर दिया नहीं है, जैसे यदि तुम 6 इसका को छोड़कर 1 आ जाए। यदि नेबर्स को अकॉर्डिंग चलोगे तो ये देखो 5 दोनों में कॉमन है। इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे यदि 5 का अपोजिट पूछते तो मैंने कहा कि सारा निर्भर करता है पूछेगा अपोजिट पर। यदि 5 का अपोजिट हमने पूछता तो रूल नंबर 1 लगाकर नेबर को लगाकर हम लोग क्या करते, आंसर दे देते। लेकिन मैंने बताया 2 का, तो 2 का अपोजिट निकालने के लिए सर अगर इसका सर अगर जैसे कि 6 का 3 है, 2 का 4 है, अगर 6 माइनस 3 करेंगे 3, 2 4 माइनस 2 2, 3 में से 2 गया 1। इसका मतलब सर एवे नहीं होएगा तो 5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ आप लिखो सर, चलो आप देखो, लिखो सर। कुछ 6 भी माइनस नहीं नहीं 5 सकता। 6 हमारा 2 निकलता जी। चलो देखो, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ 5 ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ हाँ ਤੇ 2 6 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ तो बेटा वो 5 का नहीं हो सकता है ना। ਤੇ मैंने तो 3 अपोजिट 4 पूछा भी है नहीं हो 2 ਸਕਦਾ का। ਤੇ 1 ਹੀ ਹੋ। बेटा तो वो 5 का अपोजिट हो सकता है ना 1। हाँ जी, अरे बेटा 5 का अपोजिट ना 1 हो सकता है, क्योंकि 5 का नेबर है 2 एंड 6 हो नहीं सकता है। 5 का नेबर है 3 एंड 4, तो 5 का अपोजिट नहीं हो सकता है ना। जो बच गया वो 5 का अपोजिट से निकल जाएगा, 2 का अपोजिट उससे कहाँ निकलेगा? 2 तो बाहर निकल गया, तो 2 का अपोजिट हम लोग निकाल पाएंगे कैसे? तो इस क्वेश्चंस में 2 का अपोजिट निकालने के लिए कोई और रूल्स नहीं लगा सकते, ओनली लगेगा कुरानिक का रूल्स। कब लगता है? जब कोई भी 2 नंबर कॉमन्स होते हैं और उसमें कोई भी वो दोनों सेम सरफेस पर नहीं होता है, तब कुरामिन के रूल्स को लगाते हैं। तो कुरामिन का रूल्स कैसे लगाते हैं? तो जो नंबर कॉमन होता है उससे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मैंने कहा 5 से क्लॉकवाइज दिशा में फर्स्ट ऑफ ऑल घूमेंगे तो 6 मिलेगा, फिर उससे आगे चलेंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 लिख दिए। फिर इस डाइस में चलेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 मिला, और फिर आगे चले तो 4 मिला। तो इसको छोड़कर रिमाइंडर जो बच गया है, 3 का अपोजिट 6 हो गया और 2 का अपोजिट क्या हो गया 4। इस प्रकार से हम क्या सर अब ना 6 का 3 है ना, 6 में से 3 गए, हाँ तो 3 सर, हाँ, और 4 में से 2 गए, 2 3 माइनस 2, हाँ, तो क्या हो जाएगा? 1 आ गया ना सर। ये 1 आ गया तो 5 का अपोजिट निकलेगा। चलो देखो, कड़ी चावल। अब यहाँ पे यदि मैं नंबर लेटर निकाल दूं तब कैसे घटाओगे? ए बी प्रॉपर सीखो, जहाँ हर जगह एक ही लॉजिक काम करे, कुछ भी मत सीख लो कि एक जगह लगे एक जगह फेल कर जाए, है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा दिया ए डी ई, है ना। अब निकालो तो सी का अपोजिट क्या होगा, अब बताओ। जैसे तुम निकाल रहे तो घटा के तरफ घटा के निकाल कर मेरे को बताओ। सर मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक भारी पै गया। तो प्रॉपर रूल सीखना है जहां हर जगह काम करे। तो सी का अपोजिट निकालने के लिए हम कुरामिन का लॉजिक लगा देंगे। ए कॉमन है तो कॉमन से क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ए से क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं तो सी मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या मिलेगा, ई मिलेगा, फिर डी मिलेगा। ये देखो सी के नीचे क्या आ गया, ई, तो यहाँ पे तुम्हारा सी का आंसर क्या चला जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई चला जाएगा। यही 4 कंडीशन था। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कल आपको तैयार होके आइएगा, कल आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। सर ओपन डाइस के क्वेश्चन भी आते हैं ना? हाँ, ओपन डाइस अलग रूल है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो एक तो क्वेश्चन आपको समझा देंगे, उसी समय समझ में आ जाएगा। इतना यदि समझ में आपको आ गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत ही आसान होता है ओपन डाइस। मैं एक लॉजिक बता दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इससे उसको लेना देना कुछ नहीं, वो अलग कांसेप्ट है। सर क्वेश्चंस के बाद वो करवा दोगे ना कार्ड्स वाला? बेटा मैं कल सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। सर जो मेन टॉपिक है वो तो करवाओ सर, पर्सनली टॉपिक करवाने का क्या फायदा है सर? जैसे ऑड मैन आउट भी रहता है और जो दूसरा होता है कंडीशन 1 फॉलो, कंडीशन 2 फॉलो, वो वाले भाई ऑड मैन आउट ना वो मैथ का है। ऑड मैन आउट कल करवाया था रोशन सर ने, वो मैथ का टॉपिक है। पता नहीं वीरे जेथे करवाया है वो असि नहीं ना लाया। फिर कौन सा क्वेश्चन? वो 6:30 वाली क्लास में होता है। क्वेश्चन बताओ, ठीक, क्वेश्चन कैसा है तुम्हारे पास? सर ऑड मैन आउट वो जो उसकी फादर की एज इतनी है
रेशो वाले होते हैं जो वो क्वेश्चन। तो बेटा एज हो वो गया तो ना। एजेस के हो गए ना वो तो। सर वो दूसरा एक जो कंडीशन 1 फॉलो और कंडीशन 2 फॉलो, वो वाला सर एक बेटा एक उसमें कंडीशंस 1 फॉलो में एक जैसे इसमें आता है, हाँ उसको बोलते हैं, एक हो गया ये डाटा सफिशिएंसी। आपको जी सर आपके टॉपिक में डाटा सफिशिएंसी, जो टॉपिक हाँ पहले सर, स्टार्ट किया वो खत्म होगा तभी ना पढ़ाएंगे बेटा आगे, ऐसे कैसे कुछ भी पढ़ा देंगे। ठीक है, और कौन कहता है कि ये टॉपिक आपका नहीं है? आपके टॉपिक आप सिलेबस देखते हो? हाँ सर है, टॉपिक है सर ये। बेटा मैंने एक दिन और है, चर्चा है, किया है। था कि बेटा आपके एग्जाम में एक सिलेबस देखोगे तो उसमें वर्बल रीजनिंग के नाम से लिखा हुआ होगा। सर है नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल और रीजनिंग। और बेटा आप वर्बल रीजनिंग का मतलब समझते क्या हो, जरा मेरे को बताओ। व्हाट इज वर्बल रीजनिंग? वर्बल सर हर्बल ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। है ना बेटा? तो मैं एक दिन और चर्चा किया था कि देखो अगर रीजनिंग की बात करें, यदि मैं पूछूं तो बताओ तो व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग है क्या? कारण सर। कारण बस रीजनिंग है, इसे कह देंगे तो समझ लेंगे आगे, हम तो समझ जाएंगे ना, लेकिन ऐसे व्यक्ति को आपको समझाना है जो रीजनिंग के बारे में जानता ही नहीं। उसको समझाना है सर, फिर तो एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा बस सर। एग्जाम्पल नहीं देना, बस एक लाइन कहना है, रीजनिंग इज कॉल्ड जनरल मेंटल एबिलिटी, जो आपको सोचने पर मजबूर करे, दैट कॉल्ड रीजनिंग। फिर वो ठीक है समझ सर। जाएगा ये कि आपकी भाषा में क्या मैंने कहा। रीजनिंग रीजनिंग है तो रीजनिंग इज कॉल्ड जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी जो हमें सोचने पर मजबूर करेगा वही रीजनिंग। सर पजल्स भी करवाएंगे आप? हाँ बेटा पजल्स आपके सिलेबस में तो करवाएंगे ही ना। देखो हाँ, डाटा सिलेबस तो में सफिशिएंसी है। मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, देखो ये मेरे अकॉर्डिंग चलने करो बेटा। ये डाटा सफिशिएंसी जो चैप्टर है ना, ये कोई चैप्टर नहीं है, जितने भी रीजनिंग के चैप्टर आप पढ़ेंगे ना सबको मिलाकर एक डाटा सफिशिएंसी चैप्टर बनाया गया है। तो जब तक सारे टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो लेते तब तक आपको डाटा सफिशिएंसी समझ में नहीं आएगा। सारे ठीक है सर। सारे रीजनिंग के टॉपिक का कलेक्शन है डाटा सफिशिएंसी, यानी जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना सारे का मिश्रण होगा। वहां पे आपको मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, सिर्फ इतना सिखाऊंगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर क्या, आप पहले से सारे कुछ जानते हो, सिर्फ वहां पे हमें क्या सीखना है कि क्वेश्चंस का आंसर कैसे टिक लगाना। डाटा सफिशिएंसी में सिर्फ आपको सिखाऊंगा कि आंसर का टिक कैसे लगाना। सारे टॉपिक का वहां पे कलेक्शन होगा, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस वहां पे डाटा सफिशिएंसी में मौजूद रहेंगे, उसमें अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। बस आपको आंसर देने में दिक्कत होगी तो आंसर कैसे देना है वो मैं चलकर आपको वहां पर सिखाऊंगा। क्लियर? और इतने खत्म है। बेटा आज का क्लास खत्म है। आज जो मैंने कराया उसको कल रिवीजन करके आना है। इसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कल रिवीजन कराऊंगा। उसके पास मैंने आपका इसका ओपन डाइस कराना है। उसके बाद आपको कल मैंने एक टॉपिक कराऊंगा इसके अलावा, क्योंकि ज्यादा मिसिंग नंबर है ना, मिसिंग नंबर है ना, इसको मैं कराऊंगा। हाँ एक सर। मिसिंग नंबर से हाँ जी, एक हाँ जी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एक से एक क्वेश्चन जनरली इससे सारे एग्जाम में, ये आप ही के एग्जाम में नहीं, ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, एक क्वेश्चन लेकर आता है। और वो सीरीज की तरह है, तो सीरीज की तरह भी है, बस मेरे को आपको समझाना है कि आपको सोचना कैसे। क्लियर है ना? तो आज के लिए ठीक आप है। लोग इतना ही रखिए। आज के लिए फिर आप इसको जाके घर पे रिवीजन कीजिए, मैं एक एक करके सबसे कल से पूछूंगा। सर होमवर्क के लिए रिकॉर्डिंग सर हाँ, मैंने स्टार्टिंग recording- से लेक्चर नहीं लगाया है, मैं 9 बजे इंटर हुआ हूँ क्लास में। बेटा तो आप हाँ मैं मुझे इसको मैडम के पास भेज दूंगा, मैडम से ले लेंगे। ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लेते जाओ, कल बना कर लेकर आना और मैं पूछूंगा। लिखो तो 2 3 4